fine, fine. ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं हमारा, एक मिनट, ये सारे के सारे मोस्टली डिजीज पे याद रखना। लास्ट टाइम हमने इंद्रधनुष स्कीम करी थी, वो वैक्सीनेशन वाली, ठीक है, उसको याद रखना। इसके अंदर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट इज योर अम्बेडकर वाला, ये भी दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैंने एडवाइस भी किया था लास्ट टाइम कि ये सारी रिपोर्ट्स नहीं करनी है, बट थोड़ा बहुत एक बार अगर इनसे गो थ्रू एक बार चले जाए तो कई बार रिकॉल हो जाता है कि हाँ ये देखा हुआ है। जैसे दिस इज योर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, ठीक है, तो ये किसने पब्लिश करी है? लैंसेट जर्नल है। लैंसेट जर्नल क्या, एक प्राइवेट जर्नल है, प्राइवेट मैगजीन जैसा है, तो कोई गवर्नमेंट ऐसा बेस्ड नहीं है कि वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई इसको पब्लिश करता हो। सो यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट। अच्छा, जो भी मैंने बताया था ट्रिक, इनके अंदर मोस्टली इंडिया की जो रैंकिंग होती है वो नीचे ही होती है। बहुत कम ऐसे तुम्हें, बहुत रेयरली कुछ ऐसा मिलेगा कोई भी स्टडी जिसके अंदर इंडिया की रैंक में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। तो ऑलवेज चूज दैट ऑप्शन फॉर सेफर साइड। कुछ नहीं पता हो, कोई नहीं पढ़ा हो रिपोर्ट, तो इंडिया डज नॉट फेयर वेल इन दीज रिपोर्ट्स। दिस इज द ट्रिक टू डू दिस। अच्छा, एक बहुत पॉपुलर रिपोर्ट होती है एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। इसको कौन सा जो एनजीओ बनाता है, एनजीओ का नाम होता है प्रथम। ये सारे जो बच्चों का सर्वे करता है कि बच्चों को कितना पता है, तो ये रियल सर्वे होता है, ठीक है। ये रियल सर्वे ये फोकस करता है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको कितना पता है, वो इन रियलिटी में कितना समझ पा रहे हैं। सर्वे हर साल होता है और हर साल इसकी जो फाइंडिंग है वो रियलिटी बताती है हमें। जैसे क्वेश्चन कुछ पूछा जा चुका है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, सर वाला सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ल्ड पोलियो डे, राइस फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जब भी तुम अभी रिसेंट नोटिस करना, जब भी रिफाइंड ऑयल लेके आओगे बाजार से, रिफाइंड ऑयल का जो पैकेट होता है, रिफाइंड ऑयल के पैकेट पे राइट या लेफ्ट में प्लस एफ लिखा होता है। प्लस जो एफ होता है उसका मतलब होता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब तुम किसी चीज के अंदर कुछ ऐड कर दो न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो इंडिया के अंदर काफी सारे लोगों को डेफिशिएंसी होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब, मैक्रो तो मतलब ज्यादा, मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो हर कोई खा लेता है, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं छोटे छोटे मिनरल, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे इनकी डेफिशिएंसी होती है। आयरन हो गया, तो इनकी डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा? फोर्टिफाइड फूड्स। लोग टैबलेट तो खाते नहीं है, तो उनके तेल में, कुकिंग ऑयल में विटामिन ए लगा दिया, आटे के अंदर B12 ऐड कर दिया, ड्रिंक्स के अंदर विटामिन सी ऐड कर दिया। दिस इज फोर्टिफिकेशन। तो इंडिया जो है वो अभी ये चीज फोर्टिफिकेशन को अलाउ किया इसने मिड डे मील स्कीम्स के अंदर। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, बहुत पुरानी 1980s की स्कीम है, छोटे बच्चों के आंगनवाड़ी वाली। वहाँ पे जो खाना है उसके अंदर बच्चों को एनीमिया से बचाना। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम होना, अंडर न्यूट्रिशन मतलब वेट कम होना। तो इन दोनों को कम करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही है, ठीक है। फोर्टिफाई करना इस चीजों को बोलते हैं। ओके, एक और स्कीम होती है पोषण अभियान। पोषण अभियान भी पोषण से रिलेटेड है। हिंदी अगर स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है आधी से ज्यादा तुम्हें वैसे समझ आ जाएंगे। पोषण मतलब होता है न्यूट्रिशन। ये जो है नीति आयोग के अंडर काम चल रहा है इसका, ठीक है। और गवर्नमेंट का फोकस क्या है? चिल्ड्रन पे, जो उनका न्यूट्रिशन बढ़ाना, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को, उनको एनेमिक नहीं करना। इंडिया के अंदर 1/3 ऑफ जो हमारे गर्ल्स हैं, खासकर गर्ल स्टूडेंट, वो एनेमिक है। सो गवर्नमेंट का टारगेट है कि उसको हम कम करें, ठीक है। सो दिस वाज योर स्कीम पोषण अभियान वाली। नेक्स्ट इसके अंदर विल सी दिस दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय वर्ड होता है अंत प्लस उदय, वही हिंदी आ रहा है बार बार। अंत का उदय करना, अंत मतलब जो लोग लाइन के एंड में है उनका उदय करना है, उनको प्रोग्रेस में लेके आना है। तो इसके अंदर कौन लोग होंगे? जो लोग गरीब होंगे, और उनके लिए गांव में ही लाइवलीहुड बनानी है। लाइवलीहुड मतलब जॉब्स क्रिएट करनी है। ऐसे जॉब क्रिएट करेंगे, उनको स्किल दे दो, ठीक है। सो काइंडली स्किल दे दो, उनको फंडिंग दे दो, सब्सिडी दे दो, लोन दिए छोटे मोटे बिजनेस सेटअप करने के लिए, वो दे दो। तो ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ओके।
नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं किरण हेल्पलाइन। किरण हेल्पलाइन मतलब मेंटल हेल्थ के लिए अभी कोविड के टाइम पे इन्होंने इसको रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, कि जिन लोगों को काउंसलिंग की है वो इस हेल्पलाइन पे वो लोग फोन कर सकते हैं किरण के लिए। ठीक है, इसमें काफी सारी रिपोर्ट्स है, सब कुछ इसमें देखोगे तो। अच्छा, ग्लैंडर डिजीज अभी न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आ रही थी, किसी ने नोटिस किया हो पिछले 1-2 महीने के न्यूज़पेपर, रेनी सीजन में काफी ज्यादा होती है। घोड़े जो होते हैं उनके बैक्टीरिया लग जाता है तो उनके पैर खराब हो जाते हैं। मार्केट में तुम रास्तों पे देखोगे तो कुछ लोग घोड़ों को ऐसे खुला छोड़ देते हैं बिकॉज उनको ग्लैंडर से आता है। ठीक है, डंकीज को, म्यूल्स को, और ये फैलता भी है। सो ये घोड़ों को होती है डिजीज, ग्लैंडर्स डिजीज, न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आई थी, दैट इज व्हाई काफी ज्यादा चांस भी है इसके पूछने। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं, एक मिनट, ये डेज इंपॉर्टेंट नहीं है, डायबिटीज डे कब होता है, ये कब डे होता है, ये हर साल होता है रहता है, कोई यूपीएससी इन पे फोकस ही नहीं करती है, तो इन पे तुम्हें भी फोकस नहीं करना है। ठीक है, ये ब्लैक फंगस चल रहा था, तो ब्लैक फंगस का जो असली नाम है ये है म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, फंगस कहीं भी तब लगता है जब वो चीज जो है क्लीन नहीं होती है। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज हो रही थी तो काफी ज्यादा लोगों को वहां से कंटामिनेशन हुआ, बाकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। ब्लैक फंगस का काफी ज्यादा नेम आ रहा था, उसका ओरिजिनल नेम इज म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, तो इसमें इम्यूनिटी कम होने से, बाकी इन्फेक्शन होने से ये इन्फेक्शन जो है एज फंगस हो जाता है। ठीक है, ओके। एक हेल्थ है एक मिशन है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, डिजिटल हेल्थ मतलब हेल्थ को डिजिटल बना देंगे। पिछले साल गवर्नमेंट ने ये बोला था 15 अगस्त को कि जो है हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, सब लोगों का जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन आ जाए, भाई किसको क्या बीमारी है, फादर को क्या बीमारी थी, क्या मेडिकेशन चल रही है, कहाँ पे इलाज चल रहा है, तो हर किसी का जो है डिजिटली हम उसको स्टोर कर लेंगे। दिस वाज योर डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट हुआ था पिछले इंडिपेंडेंस पे, तो ये नाम से ही पता चल जाता है डिजिटल हेल्थ मिशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर 90-90-90 स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी रिलेटेड है एड्स, एचआईवी डिजीज से। एचआईवी डिजीज, इसका टारगेट क्या है कि बाय 2020 हमें क्या करना है, 90% लोगों को पहले तो टेस्ट होकर ये पता चल जाए कि उन्हें एचआईवी हुआ है। लोगों को पता ही नहीं चलता है, तो हम टेस्ट से एटलीस्ट इतने लोगों को आइडेंटिफाई कर लें। जिन लोगों को पता चला है उनमें से 90% लोगों को एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी मिल जाए, तो दिस इज योर 90%। जिन लोगों को थेरेपी मिली है उनके अंदर 90% लोग ठीक हो जाएं। ठीक है, 90% लोग आइडेंटिफाई कर लो, उनमें से 90% को एटलीस्ट ये एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी दे दो, उनमें से एटलीस्ट 90% लोग ठीक हो जाए। दिस इज योर 90-90 स्ट्रेटेजी। ये रिलेटेड किससे है, 90-90 वाली स्कीम एड्स से। ठीक है, ओके। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट बहुत सारे एग्जाम कराती है, एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, बैंक के, पीओ के, तुमने देखा होगा। सारे एग्जाम अलग अलग कर लोग करा रहे हैं, अलग अलग जगह लोग पैसे भरते हैं, फिर वो फाइल करते हैं, फिर किसी का सीजीएल में भी सिलेक्शन होता है, किसी का रेलवे में भी हो जाता है, फिर वो वहाँ की सीट छोड़ देता है, वहां चला जाता है, किसी का रीजनिंग टफ आता है, किसी का जीके टफ आता है। गवर्नमेंट ने अब इस चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब क्या बोलते हैं, एक जो है कॉमन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, जो सब नॉन गेजेटेड पोस्ट होंगी, जो नॉर्मल ग्रुप बी वाली पोस्ट है और ग्रुप सी वाली, उनको लिए हम कॉमन टेस्ट कराएंगे, ताकि उसमें फिर मेरिट के बेस पे लोग उनको पोस्ट डिवाइड करते हैं, पीओ वाली पोस्ट भी और सीजीएल वाली पोस्ट। ठीक है, ये गवर्नमेंट ये इसको बनाने की बात आ रही है। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट, इसको कौन पब्लिश करता है, डब्ल्यूएचओ। मैंने ये क्यों बताया कि डब्ल्यूएचओ पब्लिश कर रहा है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी लेंसेंट वेंसेंट वाली नहीं इतना इंपॉर्टेंट, बट डब्ल्यूएचओ जो कर रहा है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक रिप्लेसमेंट लेवल लेवल फर्टिलिटी रेट होता है, वो होता है 2.1। मतलब मदर फादर दो लोग हो गए, उनके अगर दो बच्चे होंगे तो उनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन को, दो लोग हैं उनके आगे वाली जनरेशन दो लोगों से चलेगी, तो ये होता है रिप्लेसमेंट। तो ये टू क्यों है, 2.1 क्यों है, बिकॉज 0.1 उसको कंपनसेट करता है, अगर किसी को डिजीज हो गई या वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, उसको कंपनसेट करने के लिए 2.1 होता है, इसको रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। इससे ज्यादा अगर लोगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अच्छा,
किसी भी फीमेल को 2.1 से ज्यादा बच्चे होंगे एवरेज में तो पॉपुलेशन राइज होगी, 2.1 से कम होंगे तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और 2.1 बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। सो दिस इज दैट फर्टिलिटी रेट। कैनाबिस क्या होती है, जो लोग ये मैरिजुआना और ये जो ड्रग्स होते हैं इनको ये लोग बोलते हैं कैनाबिस। ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन पब्लिश करता है, ये ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही करते हैं, नाम से पता चल रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, इनसे एक्सपेक्ट मत करना। बट ये जो रेट है, ये रेट इंपॉर्टेंट है, नियो नेटल मोर्टेलिटी रेट। नियो मतलब बहुत नया, तो बच्चा बिल्कुल जस्ट हुआ है, सिर्फ 4 महीने का। ठीक है। 4 महीने का होने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, मोर्टेलिटी हो जाती है, मोर्टल हो जाते हैं वो लोग, तो उन लोगों का डेटा होता है, उसको बोलते हैं नियो नेटल मोर्टेलिटी विद इन 4 वीक्स। इन्फेंट विद इन 1 ईयर। ठीक है। विद इन 1 ईयर कितने बच्चों की डेथ होती है, वो इसमें करते हैं हम। स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब बच्चों का जो है हाइट कम हो जाती है, स्टंटेड हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, बिकॉज न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो वो रिकॉर्ड हम इस वाले में करते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब उसका वेट बहुत कम हो जाता है हाइट के कंपैरिजन में। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई हम कैलकुलेट करते हैं। सो चाइल्ड वेस्टिंग होना मतलब बच्चे की हाइट, बच्चे का वेट कम होना। चाइल्ड स्टंटिंग होना मतलब बच्चे की हाइट कम होना। इन्फेंट मोर्टल होना मतलब विद इन 1 ईयर डेथ होना। नियोनेटल मोर्टेलिटी मतलब विद इन 4 वीक्स बर्थ के डेथ होना। तो ये सब कहाँ कैप्चर होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। ठीक है। क्या कोई इंप्रूवमेंट हो रही है इनमें, हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है विद इन टाइम। ठीक है। तो इतने सारे पोषण अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब चल रहा है, तो वो इसके अंदर होगा। ठीक है। जीआई टैग्स, हर साल पहले जीआई टैग्स पे क्वेश्चन आता था, अभी तुम देखोगे बहुत ज्यादा जीआई टैग इशू हो रहे हैं, तो क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। बट स्टिल मैं क्यों रिकमेंड करूंगा उनको याद करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, तुम्हें नाम पता होता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में हो जाता है, कई बार उस लैंग्वेज का पता चल जाता है कि इस लैंग्वेज में इन चीजों को ऐसे बोलते हैं। जैसे तुम्हें नायडू अगर पता होगा, ठीक है, तो नायडू तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई नायडू कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्रा से। तो कई बार मैच द फॉलोइंग में अगर आता है तो तुम ये तो डिफरेंशिएट कर पाओगे बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में कि नायडू जो है वो आंध्रा से होते हैं। बाकी स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि नायडू आंध्रा से होते हैं, कर्नाटक से होते हैं, तो इसलिए एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। अब जैसे तंजावुर नेटिव वर्क्स, तो तंजावुर की पेंटिंग बहुत फेमस है। तंजावुर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है। मैंने प्लस 1 में मैंने शायद तुम्हें नहीं पढ़ाया, बट बृहदेश्वर टेम्पल पता होना चाहिए। बृहदेश्वर टेम्पल इंडिया के अंदर लार्जेस्ट विमान जो है, जिस टेम्पल का, विमान मतलब हाइट, वो इस टेम्पल के, बृहद मतलब लार्ज होता है संस्कृत में। संस्कृत हिंदी पता है तो इंडिया की हिस्ट्री करंट अफेयर्स पता था तुम्हें, तुम गैस वर्क कर सकते हो। बृहदेश्वर टेम्पल भी है वहां पे, वहां की पेंटिंग है तंजावुर। ठीक है। तमिलनाडु के अंदर एक और जगह अरामबावूर, वहां की वुड कार्विंग, उसको भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्यों मिलता है, ताकि वो ये हो जाता है भाई ये चीज जो है, नेटी वर्क जो है, ये तंजावुर में बनता है। रामपुर के अंदर वुड कार्विंग होती है। रसगुल्ला जो है बंगाल से आया है। ये सब चीजें। ब्लैक राइस काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, चक आओ। ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, ये मणिपुर का। ठीक है। इसके अंदर एक स्पेशल अरोमा जो भी होता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ब्लैक राइस मणिपुर का, इसको हमने दिया है। सोहराई खोवर झारखंड का, इसको भी इन्होंने दिया है। ठीक है। जीआई टैग। तेलंगाना की तेलिया रुमाल को, इंट्रिकेट हैंडमेड रुमाल होता है, काफी ज्यादा उसमें हैंडमेड वर्क होता है, इसलिए काफी पॉपुलर है। ठीक है। गोरखपुर की टेराकोटा आर्ट, टेराकोटा के छोटे छोटे बच्चों के खिलौने बनते हैं गोरखपुर में उनको। कश्मीर का जो सैफरन है, इसके अंदर 2-3 चीजें हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम्हें पता होना चाहिए। कश्मीर जहाँ पे केसर की खेती होती है, उस जगह को बोलते हैं करेवा। करेवा मतलब हाईलैंड होते हैं, मतलब थोड़े फ्लैट से हिल होते हैं जहाँ पे खेती होती है, बिकॉज थोड़ा टेम्परेचर इनको कम चाहिए होता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। ये इंडिया, वर्ल्ड में ऐसा सैफरन है जो इतने ज्यादा हाइट पे उगता है, इसलिए कश्मीर के जो केसर की क्वालिटी अलग होती है। ठीक है। ज्यादा अच्छा कलर, ज्यादा अच्छा अरोमा। ठीक है। लेकिन इंडिया हाईएस्ट एक्स प्रोड्यूसर नहीं है, ईरान है। ठीक है, बस इतना ही। कड़ालाई मिठाई। ठीक है। कड़ालाई मिठाई जो है, इसका इन्होंने, नॉट इम्पोर्टेंट, ये कहाँ से नहीं है, ये कोई कैंडी वैंडी होती है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सैफरन तक ही याद रखें। ठीक है। दूसरा इशू देखो, कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई सुपरविजन के अंदर आ गए। कोऑपरेटिव राइट टू एक्ट, राइट टू क्रिएट कोऑपरेटिव्स भी हमारे सिलेबस में है, आर्टिकल 19 के अंदर आता है।
कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक होते हैं, गांव में देखोगे, टाउन में देखोगे, मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये बैंक पहले आरबीआई के अंडर नहीं आते थे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर टू द इंडियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, बैंकर ऑफ द बैंक्स भी बोलते हैं, और सारे बैंक्स के ऊपर ध्यान भी यही रखता है। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड बैन कर दिए नए इशू कराने से, किसने किया? आरबीआई ने। मास्टर कार्ड को इंडिया में बैन कर दिया, जो भी इनके प्राइवेसी इश्यूज हुए थे, सिक्योरिटी इश्यूज के वजह से। तो अभी कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के अंडर आ गए ताकि अच्छे से रेगुलेट हो सके, पहले नहीं होते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, फास्टैग के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? तो आरएफआईडी। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, 10-20 फीट से ही वो जो टैग है वो रीड कर लेती है मशीन, विद बैलेंस पैसा डिडक्ट हो जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। सुपरमार्केट से शॉपिंग करने जाओगे तो कैशियर जो होता है स्कैन करके वो एक आवाज आती है, ब्लिंक्स की आवाज आती है, और उसके बाद में स्कैन हो जाता है कौन सा आइटम है, कितने प्राइस का है। तो दैट इज ऑल्सो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, स्कैन करता है बार। ठीक है, फास्टैग की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, रिमेंबर दैट। पोर्टल है असीम पोर्टल। असीम पोर्टल, असीम पोर्टल ये वाली पोर्टल है जिसके अंदर, उसकी फुल फॉर्म आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, मतलब जितने भी लोग स्किल्ड है उनका एक डेटा चाहिए भाई, किसको क्या क्या आता है। ठीक है, पोर्टल है, तो ये स्किल वाली मिनिस्ट्री ने बनाया हुआ है। याद रखने का तरीका, इससे याद कर लेना, स्किल डेवलपमेंट से, एस से। ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, इस फंड का काम क्या होगा? इंटरेस्ट सबवेंशन 3%। मतलब अगर कोई भी किसान लोन लेता है तो उसको 3% जो ब्याज है वो सरकार देती है, वो इससे, इस फंड से पैसा मिलेगा। इस फंड के अंदर कितना पैसा गवर्नमेंट ने डाला है? 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ताकि जो हमारे फंड्स हैं उनकी फाइनेंसिंग हो सके। मैंने स्कीम्स में पहले बताया था, रिवाइज करा देता हूँ। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेंट्रली फंडेड का क्या होता है? डिवीजन होता है 60-40। क्या वो हिली स्टेट छोटे स्टेट है तो वहां पे 70-30। ओके, स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? नॉट इम्पोर्टेंट, बट इंडिया में स्टैटिस्टिक्स किसने लेके आए थे उनका नाम इम्पोर्टेंट, प्रोफेसर ईसी महालनोबिस। उन्होंने इंडिया के प्लान भी बनाए थे, प्लानिंग कमीशन। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, 5 ईयर प्लान हमारे सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो पीसी महालनोबिस ने बनाया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के अच्छे दोस्त थे, सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया था इन्होंने ही। स्टैटिस्टिक्स, नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो ऑफिस था वो भी बनाया, और इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। मतलब जितना भी स्टैटिस्टिक्स का काम है पीसी महालनोबिस का। ठीक है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम। रेमिटेंसेस क्या होता है? विदेशों से हमें जो पैसा मिलता है। ठीक है, मान लो कोई इंसान इंडिया से यूएस में काम करने चला गया, अमेजोन के हेड ऑफिस में, वहां से वो अपने घर पे पैसे भेजता है, अपने दो भाई को आईफोन भेजता है। तो वो जो आईफोन जो उसने भेजा, आईफोन के जितने डॉलर जितने का है, उतने पैसे रेमिटेंस में काउंट होंगे, भाई इंडिया को पैसे मिले कंट्री के बाहर से। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने इसके अंदर अभी कुछ बोला था कि कर सकते हैं, तो लिमिट लगा दी है। ठीक है, 250,000। बासमती टैग का इशू ये चल रहा था, ये क्लियर नहीं हुआ है किसको मिलेगा। ठीक है, कर्ब्स ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट में क्या हुआ था? चाइना पे बैन लगा दिया था। ठीक है, कि चाइना से कोई भी इंपोर्ट होकर चीज आती है, सरकारी जो भी खरीद होगी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में, वो नहीं चलेगी। ठीक है, जोरम मेगा फूड पार्क स्कीम। अब देखो स्मार्ट वर्करी का क्या होता है, ये तो बहुत इजी है, ज्यादा स्मार्टनेस भी नहीं है। जोरम फूड पार्क कहाँ होगा? जोरम मिजोरम में ही तो होगा। मिजोरम, जोरम, यहाँ से नाम आया। मेगा फूड पार्क जो स्कीम है वो कुछ नहीं होता, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एरिया बना देते हैं, उसके अंदर फूड प्रोसेसिंग होती है। मतलब सेब उगते हैं मान लो एक जगह पे, तो वो मेगा फूड पार्क बना दिया। अब उस फूड पार्क में सेब को जो है उसका सेब से जैम बना देंगे। ठीक है, सेब का स्क्वैश बना देंगे, जूस बना देंगे, सेब को प्रिजर्व कर देंगे, फ्रोजन सेब बना देंगे, ड्राई सेब बना देंगे। तो पूरी प्रोसेसिंग कर देते हैं एक जगह पे, मेगा फूड पार्क। एक स्कीम होती है एस्पायर। ट्वेल्थ में हो तुम लोग, तो ट्वेल्थ में बाद में तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है, इंस्पायर, डीएसटी देता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसी से उसके जैसी एक स्कीम है, ये है एस्पायर। एस्पायर वाली जो स्कीम है ये इसकी डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ठीक है,
ये कि एक हैवी इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, तो ये रिसर्च करके अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बना ले। अभी इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट। आरबीआई मैंने बताया था बैंकर ऑफ द बैंक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे पास है या नहीं ये कौन बताता है? आरबीआई बताता है। बाई एनुअल पब्लिकेशन होता है इसका, ठीक है। इस रिपोर्ट का कौन पब्लिश करता है? आरबीआई, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर क्वेश्चन आ गया, इसकी हाईलाइट और रिपोर्ट में स्टेटमेंट आ गई, अब सारी रिपोर्ट पढ़ नहीं सकते, पता नहीं कितने पेज होंगे, बाई एनुअली वैसे आती है। तो एक सीधा सा लॉजिक है, ठीक है, कि एनपीए राइज होगा। तो राइज होगा, कोविड के टाइम पे लोग लोन पे पैसा वापस दे ही नहीं पाए। एनपीए तो पता होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो वाले लोन्स जो वापस ही नहीं आए, इतने वार्निंग दे दी, टाइम भी दे दिया, फिर भी वापस नहीं आया, तो उनको बोलते हैं एनपीए। तो एनपीए वाले जो भी हैं वो फिर राइज होंगे कोविड के टाइम पे, लोग लोन नहीं दे पाए। ऑब्वियस सी बात है, जब दुकान ही बंद है तो उस दुकान का रेंट नहीं आ रहा, दुकान से कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उस दुकान की ईएमआई कैसे जाएगी? नहीं जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। एनपीए राइज हुए थे, ठीक है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, सीआरएआर, इंडिया का जो कैपिटल टू रिस्क रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब इंडिया में कैपिटल लगाओगे तो रिस्क ज्यादा है, पैसे डूब भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं। यही रेशियो यूएस में, डेवलप्ड कंट्रीज में कम है। वहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम मिल सकता है, बट रिस्क कम होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो तुम इसमें आराम से लॉजिक लगा के भी कर सकते हो, पूरी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ग्राम उद्योग विकास योजना, तो ग्राम उद्योग विकास, गांव में कैसे उद्योग होंगे छोटे छोटे, तो उनको इसीलिए कौन सी मिनिस्ट्री उनको मेजर करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई, ठीक है। ओके, एक इसी एमएसएमई के अंडर एक और कमीशन होता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को भी डेवलप यही वाला मिनिस्ट्री कराती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये विदेश से जो पैसा आता है ना उसको रेगुलेट ये वाला एक्ट करता है, कि कोई भी इंसान जो है, तो बाहर से पैसा मिल रहा है, वो डिक्लेयर कैसे करेगा, कंट्रोल कैसे करेगा, अगर कोई केस बनता है तो इसके ऊपर, इसके बेसिस पे बनता है, ठीक है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कंट्रीज के बीच में होता है, ताकि फ्रीली कोई भी लोग कन्वर्ट करवा पाए, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो गया, तो अब श्रीलंका और इंडिया आपस में एक दूसरे की करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं फ्रीली। कुछ लोग नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क होता है, भाई इस कंट्री का पैसा जो है वो रिस्की है, ठीक है। दुनिया की सबसे केबल कहाँ बिछाई है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर, दिस इज योर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सहकार, मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि अमित शाह जो है अभी नई एक मिनिस्ट्री बनाई है, उसका चेयर मिनिस्टर जो बनाया अमित शाह को बना दिया, वो मिनिस्ट्री है सहकार मिनिस्ट्री। सहकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स को जो कौन मैनेज करता है, वो मिनिस्ट्री, एक नई मिनिस्ट्री बना दी, उसको इतना फोकस कर दिया। और वैसे भी गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक्स में अमित शाह ने पहले काम किया हुआ है, जब वो गुजरात के लीडर होते थे, जब सेंट्रल लेवल पे नहीं आए थे, तो एट दैट पॉइंट उन्होंने किया हुआ है, तो इसीलिए उनको यहाँ पे बना दिया। ओके, एक स्कीम थी विवाद से विश्वास, मतलब विवाद हो रहा है तो विश्वास में लेके आ जाओ, काम करा लो। स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। और ये क्यों थी? बिकॉज बहुत सारे विवाद चल रहे थे, केस चल रहे थे सरकार के, तो वो केस जो है खत्म कर दो। तो था हरियाणा ने कॉपी करके इसी से एक और स्कीम लॉन्च कर दी, समाधान से विश्वास, ठीक है। समाधान से विश्वास में भी ये था कि रियल इस्टेट बिल्डर बिल्डर के पैसे फंसे हुए थे, तो सरकार ने केस किया हुआ था, तो दैट इज सरकार ने बोला कि भाई हम जो है ये स्कीम लेके आते हैं, अपने मामले जो है सेटल कर लो। अच्छा, अगर ऑप्शन में आए तो ऑलवेज रिमेम्बर कि फॉर फैक्ट फॉर यू ट्रिविया, कि इंडियन गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेटर, मतलब सरकार ने सबसे ज्यादा केस जो है कोर्ट में सरकार ने किए हुए हैं, सरकार के ऊपर हो रखे हैं। किसी को जॉब जॉब में धांधली लग के सरकार पे केस हो, किसी का प्रमोशन रुक गया सरकार पे केस हो, सरकार भी उन केस को लड़ती रहती है। तो अभी जो स्कीम कुछ आ रही है कि गवर्नमेंट जो है कोर्ट से बाहर ही सेटलमेंट कर ले, 10 साल तक केस लड़ोगे, इतने पैसे उस गवर्नमेंट बंदे को प्रमोशन में देने नहीं थे जितने तक केस लड़ने में लगाते, और फिर इन दैट केस हार गए तो पूरा पीछे का एरियर भी देना पड़ता है। तो अब ये समाधान से विकास, विवाद से विश्वास, ये सारी स्कीम उनसे रिलेटेड, ठीक है। ओके, भारतमाला परियोजना, ये तुमने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, जियोलॉजी में। भारतमाला मतलब भारत की माला बना देनी है, माला कैसे बनाएंगे? रोड बना के,
उसके कुछ पार्ट का बारे में है ये, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट भारत माला किससे रिलेटेड है, वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो दिस इज दैट। और कृषि मेघ, ठीक है, कृषि मेघ मतलब कृषि मतलब एग्रीकल्चर, मेघ मतलब बादल, बादल मतलब बारिश। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसको सेटअप कर दिया। सेटअप क्यों कर दिया, बिकॉज ये क्या बनाना चाह रहे हैं, ये बनाना चाह रहे हैं एक डेटा रिकवरी सेंटर, ठीक है। अगर ये मेघ जो है बारिश वाला नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग को बोलते हैं। जैसे जूम पे अभी मैंने मैम को कहा कि मैम मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसको, तो जूम मुझे क्या ऑप्शन देता है, कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करना है, क्लाउड पे रिकॉर्ड करना है। क्लाउड होता है ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी, गूगल क्लाउड भी होता है, एप्पल का क्लाउड भी होता है। तो ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटीज को क्लाउड बोलते हैं, वो क्लाउड को इन्होंने मेघ लिख दिया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अपना स्टोरेज का सेंटर बनाया, इसलिए कृषि मेघ, ठीक है, ओके। जीएसटी कंपनसेशन सेस, इसका काफी ज्यादा कोविड के टाइम पे इशू चला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को समझ लो। शुरुआत में जब जीएसटी आया था, गवर्नमेंट ने ये बोला था 2000, देखो जीएसटी पहले क्यों नहीं आया, इतनी अच्छी स्कीम थी, वन नेशन वन टैक्स, हर जगह सेम टैक्स लगेगा। तो जीएसटी आने से सरकार में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका पैसा हो जाएगा कम, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हो रहा था इंक्रीज। सारा चीज सेंट्रलाइज करोगे, वन नेशन वन टैक्स, तो संभालेगी तो एक ही गवर्नमेंट ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे इंक्रीज हो रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट के कम हो रहे थे, तो इसलिए जीएसटी आ नहीं रहा था। तो अरुण जेटली जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी कि भाई जो है 5 साल तक स्टेट को जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई का पैसा हम देंगे 5 साल तक। वो टाइम डिसाइडेड था 2017 से 2022, ठीक है। तो 2022 में ये जो टाइम जो था ये खत्म हो रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने इन पैसों को देने में थोड़ा डिले कर दिया। अब कोविड के टाइम पे हर गवर्नमेंट का पैसा खत्म हो गया था, सरकारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी, तो भी ये इशू चल रहा था जीएसटी कंपनसेशन टैक्स। कंपनसेशन तो आपको हमें देना ही पड़ेगा, वो कंपनसेशन इन्होंने दिया ही नहीं, तो दिस वाज द थिंग, ठीक है। जीएसटी कंपनसेशन टैक्स जो सेस है उससे क्या होता है, इससे जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, क्योंकि उन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंट होने दिया तो उनको कुछ मिलना चाहिए, ओके। एक पीसीआई, पीसीए देख लो, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, कोर्ट में केस जाता तो ऐसे नेचुरल जैसे केस लड़ते हैं ऐसे नहीं, तो आर्बिट्रेशन होता है मतलब सेटलमेंट कुछ करना। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हेग नीदरलैंड में सिचुएटेड है, पहली चीज। ट्रेडिशनल कोर्ट नहीं है ये, ठीक है, और ना यूनाइटेड नेशन के अंडर है, लगता है ऐसा यूनाइटेड नेशन के अंदर है, बट यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं है ये, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन आए, सरोद पोर्ट्स। सरोद पोर्ट्स का मतलब क्या है, पोर्ट, पोर्ट तो पोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, नितिन गडकरी के अंदर अभी है। मिनिस्टर के नाम भी नहीं पूछेगा, ये भी मत करना कौन से मिनिस्टर के पास में कौन से मिनिस्ट्री क्यों नहीं आते, बिकॉज पेपर आएगा, मान लो तुमने कर दिया, कल को मिनिस्ट्री ना रहे, चेंज कर दिया, तो आंसर की गलत हो जाएगी। और ये बहुत ही पेटी इश्यूज होते हैं जिन पे यूपीएससी चाहेगी कि तुम फोकस करो, नो नीड टू रिमेम्बर ऑल दैट कि कौन सा मिनिस्टर किसके पास क्या है। वो जो मैंने तुमसे पूछा था इसलिए पूछा था कि तुम कोऑपरेटिव के बारे में तुम थोड़ा सोचो, सहकार वाला, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआईडब्ल्यू। अब देखो इसके अंदर ना कुछ सर्वेज होते हैं जो ये हमारी गवर्नमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। तो उसके अंदर एक और एक सर्वे होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कंज्यूमर जो चीज के लिए सामान खरीद रहे हैं वो इंडेक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है। तेल के दाम जो होता है, जो लोग खाते हैं फॉर्च्यून का तेल, कच्ची घानी वाला सरसों वाले तेल, उनका प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये उसका इंडेक्स होता है, ठीक है। इसमें और इंडेक्स भी होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और लेबर फोर्स इंडेक्स, वो जब आएंगे तब देखेंगे, बट ये वाला जो था दैट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। लॉजिक भी तो ये बोलता है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कोई स्कीम है, कोई सर्वे होगा तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही तो आएगी, ओके। स्टार्टअप की रैंकिंग कौन करता है, तो एक डीपीआईआईटी करके डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। अपनी फुल फॉर्म कौन याद रखेगा, डीपीआईआईटी के नाम से याद रखेगा। रैंकिंग पब्लिश करता है स्टार्टअप की, भी कौन सा स्टार्टअप जो है इतना काम कर रहा है, तो कौन से स्टेट ने जीता, कौन सा स्टार्टअप बेस्ट है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। भारत से बहुत सारे लोग पैसा लेके भाग गए थे, नीरव मोदी, विजय माल्या, ठीक है।
मेहुल चोकसी, इससे पहले ललित मोदी। तो ये सब लोग जो पैसा लेके भाग गए थे, तो पैसा भाग के जाने वाले को क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव। क्या क्राइम करके भागे? इकोनॉमिक ऑफेंस करके, फ्रॉड करके। तो इनके लिए बिल लेके आ गए गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि उस इंसान पे लगेगा जो इंडिया से भाग गया क्रिमिनल केस से बचने के लिए और इंडिया में आने के लिए मना कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक ही आ जाता है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल, ठीक है। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बना? जोगी गोफा, असम में, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मतलब ये एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड होगा, रेलवे से भी कनेक्टेड होगा, मल्टी मोड से। लॉजिस्टिक मतलब, तो अगर कभी मतलब महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी से जब तुम इधर आओगे गुड़गांव की तरफ, तक रेलवे स्टेशन आता है, पातली करके रेलवे स्टेशन है, वहां पे देखोगे तो वहां पे है एक लॉजिस्टिक पार्क। अभी तो लॉजिस्टिक्स पार्क काफी ज्यादा नांगल चौधरी में, अटेली में, इस तरफ भी बन गए। तो यहाँ पे क्या होता है? लॉजिस्टिक्स का काम होता है, जो भी माल वगैरह होता है, मालगाड़ी जो माल लेके आती है, उनका काम होता है यहाँ पे। तो ये काफी ज्यादा भी इशू में चल रहा है। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो एक बैंक करता है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ नहीं करता है, ग्लोबल की वेल्थ को मेजर करता ही नहीं है वो। क्या हाईलाइट है? नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फूड पैकेजिंग। जब तुम चीनी लेने जाओगे ना मार्केट में, तो चीनी अगर थोक के भाव खरीदोगे तो चीनी की हमेशा बोरी मिलेगी, कट्टा नहीं मिलेगा चीनी का। गाँव वाले लोग जानते होंगे, नमक का कट्टा मिलता है, और गेहूं जो चीनी होती है उसकी बोरी मिलती है, जूट की बनी हुई। कट्टे में क्यों नहीं मिलती? बिकॉज गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये भी रूल बना रखा है कि 100%, अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 100% ऑफ फूड ग्रेन है, जो दाने हैं खाने वाले, तो सारे बोरी में आएंगे जूट की पैकेजिंग में। 20% जो भी चीनी है वो इसके अंदर आएगी। क्यों होता है सर? ताकि जूट जो है चलता रहे। जूट क्यों चलता रहे? बिकॉज हर इंडिया के अंदर काफी सारे लोग जूट का प्रोडक्शन करते हैं, और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, पॉलिथीन को यूज करो उससे अच्छा जूट को यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी कुछ हाइलाइट्स है। लॉन्च तो हो गई थी मोदी गवर्नमेंट बनने के सिर्फ एक साल बाद, 2015 में। मोटो क्या है? हर खेत को पानी। सिंचाई योजना है तो हर खेत को पानी तो मिलेगा, ठीक है। इसका एक और एम होता है, वो एम होता है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट मतलब जो आसपास का एरिया होता है, जहाँ पे कोई भी तालाब है, तो आसपास के एरिया को डेवलप करना, इरिगेशन को डेवलप करना, और फार्म पे वाटर की मैनेजमेंट को इम्प्रूव, ठीक है। ड्राफ्ट जो ये बिल होते हैं ना, ड्राफ्ट वाले बिल, जैसे ये ड्राफ्ट है तो नॉट इम्पोर्टेंट। ड्राफ्ट मतलब अभी पक्का बना नहीं है, जब पास हो जाएगा जब देखेंगे उसको। एक स्कीम होती है, डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे ड्रिप स्कीम किससे रिलेटेड है, फुल फॉर्म बता देंगे तो आंसर लीक हो जाएगा। तो इसके अंदर लिखा हुआ है डैम रिहेबिलिटेशन, मतलब इंडिया के अंदर जो भी डैम्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है, तो ये इसके अंदर आता है। इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर? कौन सी लोग कर रहे हैं इसको? इसको कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड बैंक वाले, वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इन लोगों के साथ मिलके गवर्नमेंट ही बना रही है। दुनिया का सबसे, कई बार कुछ रैंडम क्वेश्चन आ सकते हैं, जो दुनिया अभी जो इंडिया के अंदर हुआ है, तो इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज टिहरी गढ़वाल में हुआ है। टिहरी में एक डैम भी है बहुत बड़ा, कोबरा चांदी ब्रिज, तो इसका इनोग्रेशन हुआ है। कस्तूरी कॉटन, कस्तूरी कॉटन जो है ये लोगो है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको लॉन्च किया है। इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस सेकंड नंबर पे करता है कॉटन, लेकिन कंज्यूम सबसे ज्यादा करता है। कॉटन के कपड़े सबसे ज्यादा इंडियंस पहनते हैं, प्रोडक्शन में सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब बहुत गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है उड़ान स्कीम, आई होप तुम्हें पता होगी। उड़ान स्कीम में क्या होता है, गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि भाई छोटे छोटे जो एयरपोर्ट है वहां पे इंडस्ट्री एयरलाइन जो है आके अपनी फ्लाइट चलाएं। तो एयरलाइन बोली कि सर हम अपनी फ्लाइट नहीं चला सकते। बोले क्यों? बोले सर हम चलाएंगे प्रॉफिट नहीं आएगा हमें। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमें या तुम्हारा जो है अकाउंट की रिपोर्ट भेज देना, जितना लॉस होता है उस लॉस की भरपाई, उस लॉस की वायबिलिटी की कैप की फंडिंग हम करेंगे, ठीक है, सरकार करेगी। सो दिस इज योर वायबिलिटी कैप फंडिंग। इसका एग्जांपल है उड़ान स्कीम।
उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म है, जो नितेश ने तो तलवार बना रखी है नाम में, मुझे लगा ये प्लेन है। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। आम नागरिक उड़ सके, फ्लाई कर सके प्लेन में बैठ के, तो ये वाली स्कीम उसी का एग्जाम। ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को कौन पब्लिश करता है? इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको पब्लिश करता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है, एनसीईआरटी याद करो। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में 2 इंस्टीट्यूशन बने थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक को पहले आईबीआरडी बोलते थे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में किसी को पैसा चाहिए, लोन में पैसे चाहिए, तो आ जाओ हमारे पास में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ये काम किया। उसके बाद में धीरे धीरे फिर अपनी पॉलिसीज लेके, लोन किसी को फ्री में मिलता नहीं है, रिमेंबर दैट। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। ओके। एंटी ट्रस्ट लॉ, किसका लॉ है? यूएसए का है। किसके अगेंस्ट यूएसए लगा है? गूगल के अगेंस्ट। क्यों? प्राइवेसी इशू। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट, ब्रिक्स याद है ना? मेरे लास्ट टाइम किसी ने पूछा सर ब्रिक्स के बारे में बता दो, तो मैंने ब्रिक्स के बारे में, देखो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है पहले तो, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 कंट्री मिल गई, पहले ब्रिक ब्रिक थी, साउथ अफ्रीका बाद में आ गया तो ब्रिक्स बन गए। ये 5 कंट्री हैं। इन लोगों ने क्या बोला, देखो वर्ल्ड बैंक जो है वो अमेरिका ने कंट्रोल कर रखा है, वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है, हमारी कुछ भी मानता नहीं है, हम अपना खुद का बैंक बनाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो उस बैंक का नाम जो है दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसने बनाया? ब्रिक्स के देशों ने मिलकर बनाया। ठीक है, हेडक्वार्टर का है, तो इन सारी कंट्री में सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? चाइना। चाइना बोला हेडक्वार्टर मेरे मेरे पे कराओ शंघाई। शंघाई में हेडक्वार्टर है। और इंडिया को बुरा लग गया था, तो भाई हमारा क्या है, तो इंडिया का आदमी जो है वो वहाँ का निशिकांत कामत नाम है उसका, वो इसका चेयरमैन है। तो बैलेंस हो गया ना, हेडक्वार्टर चाइना में हो गया, हेड इंडिया का हो गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक सेम गिवन है, कितने रुपए का लोन दिया वो दिया कोई नहीं पूछेगा, बट कंसेप्ट की ये किसने बनाया। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये ये इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर इंडिया भी पार्ट है, और यूनाइटेड स्टेट जापान भी, जो ये एशिया की कंट्री है वो ज्यादा पार्ट है। एक इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो कौन इसको प्रिंट कर रहा है? इसको प्रिंट कर रहा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ में दो, एक यूनिवर्सिटी और एक बिजनेस स्कूल। नॉट WIPO पब्लिश कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अच्छा लॉजिक क्या है याद रखने की, ट्रिक और लॉजिक दोनों। इनोवेशन जब कोई करता है, किसी ने कोई नई चीज आइडेंटिफाई करी, तो कई बार क्या होता है, वो चीज ऐसे होता है भाई दूसरा आदमी क्लेम कर लेता है, नहीं मैंने आइडेंटिफाई करी है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो कोई अपने दिमाग से कुछ सोचता है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। किसी ने अपने दिमाग से कुछ सोच के कोई चीज बनाई, प्रॉपर्टी बनाई, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इनोवेशन होते हैं उनसे एप्लीकेशन इनके पास जाती है। ये लोग देखते हैं कि आपका आइडिया, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओरिजिनल है या नहीं, ताकि कल को कोई ये ना बोल दे कि भाई ये तो मेरा आइडिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, DPIIT आया था कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, लॉजिक सीधी सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एक, उसी के अंदर ही तो DPIIT हो। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है मैं बताता हूँ। इंडिया के अंदर कोई भी आदमी बैंक खोलना चाहता है, खोल लो। देखो बैंक तो सब लोग खोल देंगे, ठीक है, लेकिन बैंक खोलने का मतलब वो प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता ना। अब तो फिर कोई भी आदमी, अमीर आदमी कोई लोन देगा, गरीब आदमी कोई लोन नहीं देगा, बोलते हैं भाई इसको लोन क्यों दो, किसान को कोई लोन नहीं देगा, स्मॉल स्केल हैंडलूम इंडस्ट्री को कोई लोन नहीं देगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई ये चीज हो जाएगी गलत, तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि जितने भी बैंक हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, चाहे इंटरनेशनल हो, ठीक है, उनकी एक पर्टिकुलर थोड़ी लिमिट होती है, इतनी ब्रांच अगर उनकी होती है, तो उनको कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी पे लोन देना पड़ेगा, लैंडिंग देनी पड़ेगी। दिस स्कीम इज प्रायोरिटी लैंडिंग स्कीम। ठीक है, जितने भी कमर्शियल जो बैंक हैं, बड़े बैंक हैं, उनको 40% लोन जो है एक पर्टिकुलर इन सेक्टर में से देने हैं। और जो छोटे बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, गुड़गांव ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है,
इनको 75% देना पड़ेगा। भाई तुम तो छोटे हो तो तुम प्रॉफिट लेके क्या करोगे? तुम 75%, 3/4 जो है तुम ये प्रायोरिटी सेक्टर को दो। तो गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले क्या किया था कि प्रायोरिटी सेक्टर को एक्सपेंड कर दिया था, ठीक है। उसमें बहुत सारी स्कीम्स को ऐड कर दिया था। भाई कोई सोलर एनर्जी वालों को लोन दे रहा तो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आ गया। पहले शुरुआत सिर्फ एग्रीकल्चर से, विमेन से हुई थी, अभी बहुत सारे लोगों को ऐड कर दिया है। जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मैं पहले बता। देखो बॉन्ड कौन होता है? जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं। जेम्स बॉन्ड होता है कागज का पेपर जिसपे कोई साइन करा लेता है। अब ये बॉन्ड हो गया। कल को जब तुम्हारी जॉब लगेगी तो सरकार तुमसे बॉन्ड साइन कराएगी, 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख का बॉन्ड। अगर तुमने नौकरी इस टाइम से पहले छोड़ी तो इतने पैसे देने पड़ेंगे और तुम खुशी खुशी उस पर साइन कर दोगे। अगर छोड़ने का मन भी किया तो छोड़ नहीं पाओगे, बाद में वो याद आएगा कि मैंने बॉन्ड साइन किया हुआ है, तो पैसे देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट वैसे बॉन्ड्स की स्कीम चलाती है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट वैसे बोल देती है कि हमारे बॉन्ड खरीद लो। लोग बॉन्ड क्यों खरीदेंगे भाई? 5 लाख का बॉन्ड लो, खरीद लो, लोग नहीं खरीदते। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मान लो रोड बनाना है, ठीक है। मान लो हिसार से महेंद्रगढ़ जो है एक, वो जो हाईवे बनाना है, उस हाईवे के लिए गवर्नमेंट एक बॉन्ड रिलीज करेगी। भाई 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड रिलीज कर रहे हैं हम ऑल ओवर द इंडिया। कोई भी उनको खरीद लेगा तो लोग क्यों खरीदेंगे? गवर्नमेंट बोलेगी अगर कोई 10 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदेगा तो उसको 10 साल के बाद में हम 12 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दे देंगे। तो वो तो होता है नॉर्मल बॉन्ड, कूपन बॉन्ड। तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने अभी एक बॉन्ड लॉन्च कर दिया, जीरो कूपन बॉन्ड। उन बॉन्ड का क्या मतलब है? उन बॉन्ड में मतलब जीरो कूपन, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो फिर लोग उनको क्यों खरीदेंगे? इंटरेस्ट ही नहीं तो लोग बेवकूफ है कि तो अपना पैसा इनमें फंसा लेंगे। नहीं, उन्होंने डिस्काउंट कर दिया इन बॉन्ड्स को। मतलब अगर 10 लाख का बॉन्ड है तो 8 लाख में ले लो। बात तो वही पड़ी ना। 10 साल का 10 लाख का बॉन्ड 12 लाख में दे दो। तो अभी क्या बोलते हैं, 2 लाख रुपए पहले ही ले लो। वो 10 लाख का बॉन्ड हो गया, दे देंगे तुम्हें अभी इंस्टेंट, 8 में ले लो, थोड़ा ज्यादा फायदा अभी मिल गया पैसा। तो ऐसे डिस्काउंटेड होता है वो। ऐसे म्यूनिसिपल बॉन्ड होते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड होते हैं, सबसे पहले अहमदाबाद ने लॉन्च किए थे। ये बॉन्ड भी लोग खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड से भी पैसा लेकर आती है। ऐसे गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो कहाँ से आ सकता है? एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने लगभग हर जगह पे, हाँ मनीष एक मिनट बोलो। सर ये बॉन्ड खरीदते क्यों सर? तो मान लो तुम्हारे पास पैसे हैं, मान लो से तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तो एफडी बना के रख दो, 5-6% मिल जाएगा। फिर लोगों को डर लगता है कि कई बार की बैंक बंद हो जाती है, यस बैंक बंद हो गया, एचडीएफसी के कार्ड ब्लॉक हो गए, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का वो बैंक ही बंद हो गया। तो लोग अपना इनकम डाइवर्सिफाई करने के लिए बॉन्ड खरीद लेते हैं। भाई सरकार का बॉन्ड है, सरकार तो कहीं जा नहीं रही, सरकार उनको रिटर्न में दे देती है, भाई इतने साल का बॉन्ड है, इतने साल के बाद इस बॉन्ड को आप दिखा देना, आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए लोग इस बॉन्ड को रख लेते हैं अपने पास में, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं इनमें। कुछ मतलब मिलता है, इंटरेस्ट तो मिलता है। या तो मैंने बोला ये वाला जो बॉन्ड था उसमें डिस्काउंट मिल रहा था, तो 10 लाख की चीज 8 लाख में मिल रही है तो फायदा है ना। उसको कभी भी फिर तुम देख सकते हो। बॉन्ड वैसे कभी भी नहीं बेचते, तो थोड़ा टाइम होता है। रोड वोड बनाते हैं तो बॉन्ड लॉन्च कर देते हैं, इसमें इन्वेस्ट कौन कौन करेगा। तो हम टोल देते हैं ना, तो वो टोल से फायदा होता है, तो वो टोल भी इन्हीं बॉन्ड वालों को ही फायदा होता है। जैसे कोई हाईवे बनता है, मान लो केएमपी हाईवे बना, तो केएमपी का बॉन्ड आया होगा, तो जिन लोगों ने बॉन्ड लिया है तो उनके पैसे को भरने के लिए टोल वगैरह लेते हैं, ताकि उस कंपनी को फायदा हो। एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई, तीन चीज होती है। वीडियो दोबारा देखोगे तो ही समझ में आएगा, अभी मैं एक बार समझाता हूँ। एफडीआई मतलब, एफ देखो, एक इंसान, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब एक इंसान को पैसे लगाने हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो खुद का पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसको बोलेंगे एफडीआई। कोई एक कंपनी दूसरी जगह पे इंडिया में इन्वेस्ट करती है एक लिमिट तक, शायद 10% है वो, अभी शायद चेंज हो गया हो, 10% तक अगर इन्वेस्ट करती है तो एफ आई आई होता है। 10-20% से ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है तो उसके अंदर वो बन जाती है एफ डी आई। तो गवर्नमेंट ने लगभग हर जगह 100% एफ डी आई को अलाउ कर दिया है। किसी भी सेक्टर में कोई भी कंपनी आके इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे अमेजोन अभी आ रही है बिग बाजार को खरीदने के लिए, ठीक है। अमेजोन जो है यूएस की कंपनी है, बिग बाजार को खरीदना चाहती है, 100% हमने अलाउ कर दिया, आके खरीद लो, ठीक है।
लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी रिस्ट्रिक्शन है। वो लॉजिक है, वो कौन सी जगह होंगी जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात है, फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर में, एटॉमिक एनर्जी में, कम्युनिकेशन में, यहाँ पे अलाउड नहीं है अभी। ठीक है, तो ये कहाँ पे कितना परसेंटेज है कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत डायनामिक है, हर 2-4 महीने में चेंज होता है। बट डिफरेंस पता होना चाहिए, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई। ठीक है, जैसे अभी देख लो, गवर्नमेंट ने डीटीएच के अंदर 100% अलाउ कर दिया, डायरेक्ट होम जो डिश आती है उसमें 100% आ सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि सर इनमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्विट्स होती हैं, इन्विट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, एनएचएआई। ठीक है, एनएचएआई को मान लो रोड बनाना है, एनएचएआई को पैसे लगेंगे भाई 10,000 करोड़ रुपए, तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी भाई 7-8 हजार करोड़ रुपए तो हम दे देंगे, बाकी तुम बॉन्ड से उठा लो। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है भाई, बहुत पैसा पड़ा है, सारा पैसा एक जगह रख नहीं सकते, रिस्क है, कुछ पैसे के वो बॉन्ड खरीद लेते हैं। तो एनएचए उनके पास जाएगा, मार्केट में वैसे लॉन्च कर देता है, फिर इनको भी बोल भी देता है कि मैंने एक रोड बनाना है, उस रोड पे मेरी ये पूरी स्कीम है, 5 साल में रोड बन जाएगा, 5 साल तक टोल कलेक्शन होगा, कंपनी की इतना एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, आप इस जो ट्रस्ट को है खरीद लो। ठीक है, तो ये इन्विट्स होते हैं, ये ऐसे बॉन्ड के जैसे होते हैं, लोग इसको खरीद लेते हैं। एक म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड तो अगर पता होगा तो मल्टीपल चीजें होती है उसके अंदर, एक कंपनी नहीं होती अच्छी। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअली बहुत सारे कंपनीज के शेयर होते हैं। ठीक है, इंडिया का शेयर मार्केट को कौन सी बॉडी कंट्रोल करती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, एक मूवी आई थी अभी हर्षद मेहता वाली, स्कैम 1992, नहीं देखी है तो देख लेना, सीरीज है। स्कैम 1992 के अंदर हर्षद मेहता को कंट्रोल कौन करता है? सेबी। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, शेयर मार्केट को, बॉन्ड मार्केट को, ये ट्रस्ट वाला मार्केट को, इन सबको कंट्रोल ये करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइब्रिड एनर्जी, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी। हाइब्रिड रिन्यूएबल मतलब एक जैसी चीज नहीं होती, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को मिक्स करके ये लोग पार्क बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, E20 फ्यूल, E20 का मतलब एथेनॉल 20। ठीक है, मतलब जो हमारे पास नेचुरल पेट्रोल डीजल होता है, उसके अंदर हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं उसको, मतलब एथेनॉल डाल रहे हैं एक्स्ट्रा। 100 पार्ट अगर वो है तो 20 पार्ट या 20% ये डाल रहे हैं उसके अंदर, 80 वो 20 वो। तो ये ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं हम इथेनॉल की? बिकॉज इथेनॉल किससे बनता है? गन्ने से। गन्ने से जो बनता है तो उसको यूटिलाइज कर ली, पहली चीज। गवर्नमेंट को क्या क्या फायदा होगा? पोल्यूशन कम होगा, इथेनॉल बर्न करता है तो ज्यादा हार्मफुल गैसेज नहीं छोड़ता। दूसरी चीज, गन्ने के किसानों को एक यूटिलाइजेशन हो जाएगा, इतने पूरे का पूरा उत्तर प्रदेश का पार्ट जो है वो गन्ना उगा रहा है, इतनी चीनी बनाए, डायबिटीज तो करा नहीं सकते, उस गन्ने से कुछ लोगों को इथेनॉल बना दो, इथेनॉल वहां यूज हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर इथेनॉल वहां पे यूज होगा तो कस्टमर जो है डायरेक्टली पे करेंगे, चीनी के प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, गरीब आदमी के पास जाएगा, बट पेट्रोल डीजल के प्राइसेस से उन किसानों को पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इंडिया अपना पेट्रोल डीजल सारा बाहर से मंगाता है, पेट्रोल डीजल हमारे पास ज्यादा होता नहीं, थोड़ा बहुत याद याद होना चाहिए। असम में मिलता है, बाड़मेर में मिलता है, बॉम्बे हाई में मिलता है। नेचुरल गैस कहाँ मिलती है? केजी बेसिन में मिलती है। तो हम इन फ्यूल पे क्यों जा रही है? तो घर के ही इथेनॉल गन्ना वन्ना, तो इनको यहीं पे यूज कर लो ताकि थोड़े पैसे भी बच जाए इंडिया के। 20% फ्यूल बच जाएगा ना अगर 20% इथेनॉल मिला दोगे। ठीक है, इथेनॉल क्या है? बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल क्या होता है? ग्रीन फ्यूल, मतलब बायो मतलब लिविंग चीज, लिविंग चीज से जो बना है, प्लांट से बनाया हमने, तो ये बायोफ्यूल ही हुआ ना, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। बायोडीजल भी होता है, जट्रोफा से जो बनता है, जट्रोफा नाम सुना हो, ये भी इसी के अंदर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर देख लेते हैं संकल्प स्कीम। संकल्प स्कीम थोड़ी सी पुरानी है बट स्टिल रेलेवेंट। संकल्प स्कीम जो है ये लॉन्च करी थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने। स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री तो क्या करेगी? स्किल ही सिखाएगी और तो कुछ करेगी नहीं। इसको सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक, मतलब पैसे दे रहा है। ठीक है, संकल्प के साथ ही एक और स्कीम थी स्ट्राइव, ये इसके अंदर गिवन नहीं है, STRIVE, वो भी इसी के रिलेटेड है, वो आईटीआई को डेवलपमेंट करने की, आईटीआई में भी स्किल ही सिखाते हैं। आरटीजीएस और नेफ्ट ये अगर यूज करते हो तो पता होना चाहिए। आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। ठीक है, मतलब ज्यादा अमाउंट अगर ट्रांसफर करनी हो तो आरटीजीएस करना होता है, थोड़ी कम अमाउंट ट्रांसफर करनी हो तो नेफ्ट होता है।
जो तुम यूपीआई पेमेंट करते हो फोन पे से, गूगल पे से, तो वो पेमेंट होती है आईएमपीएस। ठीक है, डिफरेंस पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, इसमें ना पूछेंगे तो इंटरव्यू में तो मैंने बहुत बार देखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल किस गवर्नमेंट की होगी कोई नहीं पूछेगा, बट टेक्निकल का मतलब जो हम जो है टेक्निकल जिनका यूज कर सके, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनानी है, कॉटन की जैकेट तो बनेगी नहीं, गोली सीधी लग जाएगी। ठीक है, स्पोर्ट्स वियर के अंदर यूज नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ चाहिए, तो टेक्निकल टेक्सटाइल में हम टेक्निकल से यूज कर लेते हैं। ये आ गया यूपीआई पेमेंट। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कौन, ये भीम भीम वाली जितनी पेमेंट है, यूपीआई वाली तुम्हारी फोन पे, गूगल पे, इनको कंट्रोल कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट्सएप पेमेंट भी आ चुका है बाय द वे, व्हाट्सएप पे आज जाके खोलोगे ना तो पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा वहाँ पे, ट्रू कॉलर का भी पेमेंट आता है। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, लेकिन मेंटेन कौन कर रहा है? एनपीसीआई। एनपीसीआई प्राइवेट बॉडी है। ठीक है, टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन किसको, रिसेशन तो पता होगा, रिसेशन का मतलब होता है कम होना, प्राइस कम होना। मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी, जहाँ पे एंड होगी वी विल क्लोज इट। रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमी को डाउनफॉल होना। टेक्निकल रिसेशन का मतलब होता है लगातार सक्सेसिवली 2 क्वार्टर इंडिया मतलब रिसेशन हो जाए। तो इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार टेक्निकल रिसेशन आया है। क्यों आया है? कोविड का टाइम है, वी ऑल नो दैट, दैट इज व्हाई टेक्निकल रिसेशन, बार बार लगातार 2 बार रिसेशन आना इज टेक्निकल रिसेशन। पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, मैंने बताया था एफपीआई। एफपीआई में होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब लोग अपना पोर्टफोलियो खुद का पैसा लगाएं। अब विदेश का कोई आदमी इंडिया में पैसा लगाना चाहता है, मान लो टॉम क्रूज को, मान लो तुम किसी को भी पैसा लगाना है, इंडिया में पैसा लगाना है। ठीक है, अब इंडिया में पैसा लगाना है बट अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना। ट्रम्प को इंडिया में पैसे लगाने हैं बट ये नहीं बताना कि मैं लगा रहा हूँ, तो वो इनडायरेक्टली लगाते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीका जो होता है ये पी नोट्स होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, सो और पार्टिसिपेटरी नोट जो है सेबी इनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, सो एक लास्ट कर लेते हैं फिर हम एंड कर देते हैं। प्रधानमंत्री कृषि किसान संपदा योजना। संपदा योजना का एक ही काम है, फूड प्रोसेसिंग बनाना, मेगा फूड पार्क मैंने जो बताया था, कोल्ड चेन बनाना, फूड को प्रिजर्व करना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी फूड को प्रिजर्व करना? तो फूड की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री होती है, उसके अंदर है किसान संपदा योजना, इसको संपदा स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे, अभी टाइम हो गया, सो वी शुड कंक्लूड इट। थैंक यू वेरी मच।